आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अमीरों के वर्ग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में तुर्क सुल्तानों की शक्ति उनके अमीरों पर निर्भर करती थी, लेकिन ये अमीर वर्ग किन नस्लों का प्रतिनिधित्व करते थे, किन क्षेत्रों से आते थे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक 90 वर्ष का समय अर्थात खिलजी के द्वारा सत्ता संभालने से पहले का जो समय है वो उसे मामलूक काल कहा जाता है। अर्थात मामलूक वो सुल्तान थे जो दासों से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनके द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार करने से पहले ही दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यदि मध्यकालीन इतिहासकार मिनहाज उल सिराज के ताबकासे नासिरी पर ध्यान दिया जाए तो वो इल्तुतमिश के द्वारा जिस तुर्कान चहलगान अर्थात 40 गुलामों के दल का गठन किया गया था, उसमें से 25 गुलामों की जीवन का वर्णन करता है। यहाँ पर ये जानना महत्वपूर्ण है कि आरंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने गुलामों में से ही अधिकांश को अमीर वर्ग के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि जो गुलाम थे उनकी स्वयं की कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी, उनका स्वयं का कोई अधिक अस्तित्व नहीं होता था, और चूँकि उनका कोई कानूनी वजूद नहीं था, इसलिए उनके मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति पर सुल्तान का ही नियंत्रण होता था। लेकिन अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब गुलाम अमीर शक्ति अर्जित करके स्वतंत्र शासक का रूप धारण कर लेते हैं। ये बात जानना और भी महत्वपूर्ण है कि जो सुल्तानों ने गुलाम बनाए थे उनमें से अधिकांश गुलाम तुर्क थे, जो इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में उच्च पद संभाले हुए थे। इतिहासकार मिनहाज उल सिराज जो ये सूची देते हैं उनमें उन गुलामों का उल्लेख नहीं किया गया है जो इल्तुतमिश उसके बाद के काल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि जो शासन व्यवस्था थी उस पर तुर्क अमीरों का या सरदारों का वर्चस्व था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें अन्य जातियों या अन्य नस्लों को प्रतिनिधित्व नहीं था। अनेक स्वाधीन तुर्क सरदार, खिलजी, गौरी, ताजिक और भारतीय मुसलमान जैसे समूह अमीर वर्ग में शामिल थे, और बलबन के समय से मंगोल, अन्य गुलाम समूह, अफ्रीकी, हबशी, अबसीनियाई भी शासन व्यवस्था में सहयोग करने लगे थे। लेकिन सत्ता पर आरंभिक 90 वर्षों में जो नियंत्रण था वो तुर्क अमीरों का ही बना रहा। जो सुल्तान थे वो अपने गुलामों को व्यापारियों से ख़रीदते थे, और ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश ने अपने गुलामों को ख़रीदने के लिए व्यापारियों को समरकंद और बुखारा अर्थात मध्य एशिया के क्षेत्रों में भेजा। इसके अलावा फ़र्क़ मुदब्बिर इस्लाम में धर्म परिवर्तन को भी अमीर वर्ग को निर्मित करने का एक बड़ा कारण मानता है। वो मानता है कि जब धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, जो नए लोग इस्लाम में आते थे उनको ये लालसा रहती थी कि उनको ना केवल एक नया रुतबा मिलेगा बल्कि उनको नए पद भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जिस तुर्कान चहलगानी का गठन किया था अर्थात 40 तुर्क सुल्तानों का तुर्की अमीरों का संगठन, उसके अर्थ में कुछ इतिहासकारों में विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये शब्द इल्तुतमिश के 40 गुलाम दल की ओर संकेत करता है, जिसके बारे में अधिकांश लोग एक मत हैं। लेकिन कुछ ये मानते हैं कि ये शमसी गुलामों में सेनापतियों के एक समूह की तरफ संकेत करता है, जिसमें प्रत्येक 40 गुलामों की एक कोर का नेतृत्व करता था। अर्थात इसमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि ये 40 गुलाम सरदारों का एक समूह था। आरंभिक तुर्क सुल्तानों में रजिया का काल एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उसने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध जब
शासन सत्ता को संभालने का प्रयास किया तो उसने मुस्लिम अमीर वर्ग में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी। जो तुर्क अमीर थे उनको समानांतर उसने एक दूसरा अमीर वर्ग खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि तुर्क अमीर या तुर्क गुलाम अमीर इस बात पर बहुत एकजुट थे कि शासन के सभी पदों पर उन्हीं का नियंत्रण होना चाहिए। और जब रजिया ने अमीर आकुर के पद पर याल्दो उसको नियुक्त किया तो ये अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एकजुट हो गए। इसी सत्ता का संघर्ष जो दिल्ली के सुल्तानों के सामने से आया वो विशेष रूप से नसीरुद्दीन महमूद के सामने आया। नसीरुद्दीन महमूद एक कमज़ोर सुल्तान था और उसके समय में एक भारतीय मुसलमानों का गुट प्रभावी हुआ जिसका नेतृत्व इमामुद्दीन रेहान के द्वारा किया गया। इमामुद्दीन रेहान ने बलबन को एक दौर में हाशिए पर ढकेल दिया, लेकिन अंततः बलबन ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर रेहान को न केवल वज़ीर के पद से पदस्थापित किया बल्कि उसको मार भी डाला। अर्थात जो 90 वर्ष का काल है उसमें हम देखें तो एक तरह से दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर तुर्क अमीरों का नियंत्रण बना रहा। यद्यपि उनको अल्प समय में भारतीय मुसलमानों से, गैर ताजिकों से चुनौती मिली, लेकिन वो चुनौती बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। दिल्ली सल्तनत में तुर्क अमीरों के वर्चस्व के अंत की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी साम्राज्य की स्थापना से मानी जाती है, जिसको कुछ इतिहासकार द्वितीय तुर्क क्रांति या गैर क्रांति भी कहते हैं, जिसमें तुर्कों के साथ साथ ताजिकों को, मंगोलों को, भारतीय मुसलमानों को भी सल्तनतकालीन अमीर वर्ग में आश्रय दिया गया। धन्यवाद।